भारत देश में कोरोना संक्रमण काल एक तरह से कहा जा सकता है कि अब अपनी गिरावट पर है। देश ने दूसरी लहर का कहर और कोरोना ने जिस तरह से तमाम जिंदगियों को उजाड़ दिया वो तस्वीर भी देख ली है। लेकिन इन दिनों लगता है कि अब सियासत का काल फिर रफ्तार पकड़ रहा है और देश की जो सियासत है उसकी हवाएं फिर तेज चलने लगी हैं। आज हमारे साथ एमपी न्यूज के इस खास सेगमेंट में सियासत की बात करने के लिए मौजूद रहेंगे मध्य प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता श्री सज्जन सिंह वर्मा। सज्जन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एमपी न्यूज के स्टूडियो में। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, चूंकि वैश्विक महामारी से पूरा हिंदुस्तान देश एक तरह से कहा जा सकता है हिल गया। इस जो है जानलेवा वायरस ने कई जिंदगियों को उजाड़ दिया और सरकार की तमाम व्यवस्थाओं पर, देश की स्वास्थ्य सुविधाओं पर सवालिया निशान लगा दिए। इस कोरोना के संक्रमण काल को आपने कैसे जिया, जनता की कैसे सेवा की और क्या आपकी जिंदगी का भी एक ऐसा पल बन गया, एक ऐसा साल बन गया जो कि तमाम जिंदगियों को जो है आंखों के सामने ही आपने दूर होते देखा, उजड़ते हुए देखा? कैसे आप इस अनुभव को साझा करेंगे? बड़ा जीवन का कठोर अनुभव जी। यथार्थ के धरातल पे जब हम खड़े हुए तो पैर से लेके सर तक चुभन ही चुभन थी। जी, जी, जी। अपनी आंखों के सामने लोगों को टप टप करके मरता हुआ देखा है हम लोगों ने। कोरोना का संक्रमण काल जी, जी। आँख के सामने से आज भी वो दृश्य दूर नहीं होते जब शमशान घाट में 10-10 घंटे की वेटिंग लाश जलाने की, कहीं जगह नहीं, लाशों का अंबा जल रहा है, आग ही आग दिख रही है। मेरा विनम्र शब्दों में अनुरोध है जी। आरोप प्रत्यारोप तो राजनीति में चलते ही हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब ने लोगों को झूठा आश्वासन दिया। इन दोनों ने कहा कि ऑक्सीजन की मात्रा भरपूर है, रेमडेसिविर इंजेक्शन भरपूर मात्रा में है, आईसीयू बेड की कोई कमी नहीं है। कई इस देश की महान विभूतियां, शास्त्रीय संगीत में पारंगत राजन भाई, क्या नाम है उनका, जी, आईसीयू बेड नहीं मिलने से मृत्यु के मुंह पर समाये। इतने लोग, लाखों की तादाद में लोग मरे। अब ये दृश्य कैसे आंखों के आगे से हट सकते हैं? जी, जी, जी। गंगा जैसी पवित्र नदी में हजारों की तादाद में लाशें बहती हुई देखी। तो इस कोरोना के संक्रमण काल में हम जो कर सकते थे, जी। सरकारें तो नकारा हो गई, कई समाज सेवी संस्था आगे आई, कई लोग आगे आए। हम लोगों ने जो हमसे हो सकता था जी, वो मदद करने की कोशिश की, लेकिन वो मदद ऊंट के मुंह में जीरे के समान रही। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं सज्जन सिंह वर्मा जी, थोड़ी सियासत की बात भी कर लेते हैं। एक खबर आई थी हाल ही में कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी का स्वास्थ्य खराब है। वर्तमान स्थिति कैसी है, उनके स्वास्थ्य कैसा है? क्योंकि बहुत सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो कि जानना चाहेंगे। हालांकि सोशल मीडिया आजकल बहुत तेज है और तमाम खबरें जो हैं वो ट्विटर, सोशल मीडिया के जरिए पहुंच जाती हैं, लेकिन ताजा स्थिति क्या है कमलनाथ जी के स्वास्थ्य की? आपके पास क्या अपडेट है? देखिए, पिछले 4-5 दिनों से जी, कमलनाथ जी को फीवर था, बुखार था। जी, जी। वो उतर नहीं रहा था, हल्की सी खांसी वगैरह भी थी। जी। कल मेदांता हॉस्पिटल में कमलनाथ जी एडमिट हो गए। मेरी भी बात हुई तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, जनरल चेकअप है, मैं हर साल कराता हूँ। इस बहाने बुखार भी था तो मैंने ठीक से यहाँ इलाज भी हो जाएगा, बिल्कुल, तो चिंता का कोई विषय नहीं। दोनों रिपोर्ट कोरोना की नेगेटिव आई हैं और अब ही इज फील कंफर्टेबल।
चलिए, बड़ी बात है। यहाँ पर कमलनाथ जी के स्वास्थ्य की जो है ताजा स्थिति जो है हमारे साथ साझा कर रहे हैं सज्जन सिंह वर्मा जी। आगे बढ़ते हैं और मध्य प्रदेश की थोड़ी सियासत की बात कर लेते हैं। वर्मा जी, आपके बारे में कहा जाता है कि आप जब भी कुछ कहते हैं तो उसके पीछे बहुत गहरा तर्क होता है। आपका जो तगड़ा राजनीतिक अनुभव है वो जो है सामने परिलक्षित हो जाता है। मध्य प्रदेश में आखिर इन दिनों कौन सी खिचड़ी पक रही है? बीजेपी में लगातार हल्ला हो रहा है, जो तमाम नेताओं की मेल मुलाकात हो रही है इस कोरोना काल के खत्म होते ही। कहा जा रहा है कि नेतृत्व परिवर्तन होगा। क्या आपके पास भी ऐसी कोई आहट सुनाई दे रही है, पहुंची है? देखिए, इस समय दिल्ली से लेके भोपाल तक जी। नरेंद्र मोदी से लेके शिवराज तक भाजपा का चाहे बड़ा नेता हो या छोटा कार्यकर्ता जी, सबके सब बड़ी बुरी तरीके से घबराए हुए हैं। कोरोना का संक्रमण काल लोग इन्हें कभी माफ नहीं कर पाएंगे। इसका मैं उदाहरण देता हूँ क्यों घबराए हुए हैं। 6 दिन हो गए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत दिल्ली में पड़े हुए, डेरा डाले हुए हैं। उनको लग गया कि यूपी बिहार जैसे राज्यों की में हमारी जमीन खिसक चुकी है। मध्य प्रदेश भी उसी लाइन में है। ये चिंतन बिल्कुल मनन कर रहे हैं कैसे डैमेज कंट्रोल किया जाए। लेकिन भारत से लेकर मध्य प्रदेश तक आम जनता ने जो दुख भोगा है, मन बना लिया है कि ऐसी नकारा पार्टियों की सरकार कभी न देश में बने न प्रदेश में। लेकिन क्या कारण है कि आपकी पार्टी के जो कई नेता हैं, युवा चेहरे हैं, वो आपकी पार्टी से किनारा कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं? हाल ही में हमने जितिन प्रसाद को देखा, पिछले दिनों आपने बनी बनाई सरकार को हाथ से जाते देखा और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। देखिए, जतिन प्रसाद जी का प्रसंग है इस समय। उत्तर प्रदेश में लगातार 3 बार जतिन प्रसाद चुनाव हार चुके। उनको लग रहा था कि अब शायद मेरा कहीं नंबर ना लगे। उनको बीजेपी में कुछ चमत्कार लगा। लेकिन उनका निर्णय मैं गलत मानता हूँ। अरे भैया, जाना था जतिन भैया, सपा में चला जाता। उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी गई, उत्तर प्रदेश बिहार में बीजेपी का सफाया होने वाला। अरे निर्णय लिया तो थोड़ा अच्छा लेता भाई, जाता तो सपा में जाता। तो बात यह है कि हमारी सरकार मध्य प्रदेश में कैसे गिरी। ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे महत्वाकांक्षी लोग जो आज भी अपने आप को राजा समझते हैं, आम लोगों को रियाया समझते हैं, प्रजा समझते हैं। एक छोटे से अदना से कार्यकर्ता केपी यादव बीजेपी गया था, उसने लोकसभा का चुनाव ज्योतिरादित्य सिंधिया को हरा दिया। तब से थोड़ी मानसिकता में प्रभाव पड़ा और उनको लगा कि अब मैं कांग्रेस में सही ढंग से राजनीति नहीं कर पाऊंगा। उनको भी चमत्कार लगा बीजेपी में, तो ऐसा चमत्कार लगा। 1.25 साल हो गए इनको, केंद्र में कैबिनेट मंत्री बनने के सपने इनको दिखा दिए। 1.25 साल से दर दर भटक रहे हैं। पहले अमित शाह के वहाँ जाते थे और नरेंद्र मोदी के वहाँ, तो उन्होंने कहा भैया देखो तुम अब नड्डा जी बन गए, जरा राष्ट्रीय अध्यक्ष वहाँ जाओ। नड्डा जी के वहाँ गए तो नड्डा जी ने कहा देखो भाई सिंधिया जी, बीडी शर्मा अध्यक्ष और शिवराज चौहान मुख्यमंत्री, प्रदेश का मामला है, वहाँ का निर्णय, तो आप उनसे जरा तालमेल बिठाओ। अब यहाँ आए तो हालत ये हो गई कि कल और परसों में कभी गोपाल भार्गव के घर जा रहे हैं, भूपेंद्र सिंह के घर जा रहे हैं। तो 1.25 साल में इतना राजनीतिक मूल्यों की हानि हुई है सिंधिया जी की कि उनको अब छोटे लोग, छोटे मतलब छोटे तो नहीं है लोग, पर वो जो समझते थे कि मैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह से नीचे बात नहीं करूंगा, अब कहाँ कहाँ जाना पड़ रहा है। और आज भी हाथ खाली है, कोई मंत्रिमंडल में लेने को तैयार। तो कांग्रेस को कोई मलाल नहीं है, कोई गम नहीं है नेताओं के जाने का? नहीं, देखिए पीड़ा तो होती है, शरीर का कोई अंग जख्मी हो जाए, कट जाए तो मर्मांतक पीड़ा होती है। लेकिन जब वो अंग सड़ी जाए तो उसे काट के फेंक देना चाहिए। जिन लोगों की मानसिकता कांग्रेस की विचारधारा से अलग हटके
वर्मा जी, क्या मानता है, आपके पास बहुत जो है गहरा अनुभव है, राजनीति को बहुत करीब से आपने देखा है। पिछले दिनों ये जो मेल मुलाकात हुई और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का जो बंगला है वो पावर सेंटर की तरह नजर आया। कभी वहां पर बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय पहुंचे, कभी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे प्रभात झा पहुंचे, विधानसभा अध्यक्ष पहुंचे, कई नेता पहुंचे, मेल मुलाकात चली, अखबारों के मुख्य पृष्ठ की जो है खबरें बनी और फिर अचानक से ज्योतिरादित्य सिंधिया भी राजधानी भोपाल जा पहुंचे। आखिर ये क्या कुछ चल रहा है? क्या कोई खिचड़ी पक रही है? आपको उसकी खुशबू आ रही है? देखिए, मैंने जी पहले ही बता दिया कि दिल्ली से लेके भोपाल तक का बीजेपी का नेता बड़ा घबराया हुआ है। वहां से निर्देश मिले हैं कि एक हो जाओ, नहीं तो कहीं के नहीं रहोगे। तो इन्होंने घर घुसू पॉलिटिक्स चालू कर दी कि तू उसके वहाँ लंच कर ले भैया, तू उसके वहाँ डिनर कर ले, तू फला के वहाँ नाश्ता कर ले, ताकि अखबारों में चहल पहल रहे, जनता समझे कि सब कुछ ठीक है। लेकिन 35 वो विधायक पिछले 3-4 दिनों से भोपाल में थे, कोई 5 बार का जीता हुआ, कोई 6 बार का, कोई 7 बार का। वो समझ गए कि हमारी आखिरी बारी है और शिवराज ने हमें मंत्री बनने नहीं दिया। वो जरूर वहाँ पे पड़े थे। तो मैंने तो एक चैनल के माध्यम से उनसे हाथ जोड़ के कहा कि भैया तुम शिवराज चौहान को मत बदलवाओ, कांग्रेस का क्यों नुकसान कर रहे हो, इसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री रहने दो। 2018 के चुनाव में, उसके पहले 15 साल इतना झूठ बोला ये आदमी कि मध्य प्रदेश की जनता समझ गई थी। 2018 के चुनाव में शिवराज चौहान को निपटा दिया था, कांग्रेस को मैंडेट दिया था, छल कपट और खरीद फरोख्त से फिर सरकार बन गई। अब यही रहेगा व्यक्ति। तो 2023 में एक जबरदस्त मैंडेट कांग्रेस को जनता देने के लिए तैयार है। कांग्रेस किस तरह से संगठन को अपने मजबूत कर रही है, क्योंकि कई चेहरे और युवा चेहरे थे खासतौर पर जो कि पार्टी से किनारा कर गए। ऐसे में मध्य प्रदेश के लिए क्या कोई एक्शन प्लान है? आपने कोई रणनीति तैयार की है? क्योंकि वर्तमान में जो स्थिति देखने को आती है तो उसमें कमलनाथ जी नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में भी हैं और प्रदेश कांग्रेस के वो अध्यक्ष भी हैं, और आप जैसे जो बड़े कद्दावर नेता हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि कब आपको संगठन की कमान मिले या फिर विधानसभा सदन में आवाज उठाने का अवसर मिले। देखिए बहन जी, कमलनाथ जी ने जब 28 विधानसभा के चुनाव के उपचुनाव के रिजल्ट आए थे तब हाईकमान के सामने पेशकश कर दी थी जी। ये दोनों पद आप जिसको उपयुक्त समझे आप दे दें जी। मैं बिल्कुल संरक्षक बन के मध्य प्रदेश में जी कांग्रेस के लिए लगा रहूँगा। जब तक कांग्रेस की सरकार पुनः नहीं आ जाएगी मध्य प्रदेश, तब तक मैं चैन नहीं लूँगा। तो उन्होंने दोनों पद देने की पेशकश कर दी थी। देखिए, लेकिन एक बात है, हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में कहीं कोई बगावत के स्वर नहीं है कि कोई बोल रहा हो कि कमलनाथ जी पद छोड़ दीजिए, या जैसा भी चला था कि शिवराज को हटा दो। हमारे वहाँ ऐसा नहीं चला। हम तो कांग्रेस के लोग खुशकिस्मत है कि एक बहुत बड़े कद का नेता जिसका विजन प्रदेश को आगे ले जाने का, देश को आगे ले जाने, वो हमारा नेतृत्व कर रहा है। इनके नेतृत्व में हम कहीं बिखरने वाले नहीं हैं, लेकिन युवा शक्ति को जी मजबूत करना पड़ेगा। मैं तो बार बार बोलता हूँ कि कोई भी राजनीतिक दल हो, संगठन हो, जब तक वो अपनी सेकंड लाइन को मजबूत नहीं करेगा, बिल्कुल वो आगे बढ़ने में उसे तकलीफ आती है। तो हमारी कोशिश वही है कि सेकंड लाइन को हम भरपूर पावर दे रहे हैं। हमने कार्य योजना बना ली जी। क्या यही वजह है कि पिछले दिनों जयवर्धन सिंह जैसे युवा नेताओं का नाम सामने आया, सचिन यादव को अवसर देने का नाम सामने आया, जीतू पटवारी का नाम सामने आया? क्या ये वही उसी रणनीति का हिस्सा है क्या? देखिए, आजकल सोशल मीडिया पे किसका समर्थक कौन कुछ कुछ डाल देते हैं जी। देखिए, ये हमारी युवा शक्ति तो है, आपको मानना पड़ेगा। बिल्कुल, जयवर्धन, सचिन यादव, जीतू पटवारी, ऐसे कई यूथ हमारे उसमें हैं जी, जिनमें दम है कुछ कर गुजरने का। तो जैसे मैं पैरवी कर रहा हूँ तो सेकंड लाइन मजबूत करना चाहिए जी। तो इन हाथों को काम देने की एक कार्य योजना हमने पिछले दिनों कमलनाथ जी के साथ बैठ के बना ली है। अब आप देखिए, जीतू पटवारी हमारे मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया प्रभारी, बिल्कुल, जयवर्धन को अलग काम सौंप रखा है, सचिन को किसानों के संदर्भ में हमने लगा रखा है। तो कहीं ना कहीं इन हाथों को और
शक्तिशाली बनाने का काम होगा। लेकिन हमने तो ऐसा सुना है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस में तो वही होता है जो कि सज्जन सिंह वर्मा जी तय कर देते हैं, और कमलनाथ जी भी जो है वही सुनते हैं जो कि सज्जन वर्मा जी कहते हैं। पिछले दिनों युवक कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव में भी देखने को मिला कि डॉक्टर विक्रांत भूरिया को जिस तरह से आपने सियासी आशीर्वाद दिया तो वो प्रदेश अध्यक्ष बनकर भी आ गए। नहीं, असल में देखिए, जी। हमारी जो सरकार बनी थी अभी 2018 के चुनाव में, उस समय आप देखिए, हम पहली बात तो एक नारा है, न जात पे न पात पे मोहर लगेगी हाथ पे, ये नारा लेके हम चलते हैं जी। हमारे आदिवासी भाइयों ने खूब मदद करी, बहुत सारे आदिवासी विधायक जीत के आए, इसलिए हमने विक्रांत भूरिया MBBS डॉक्टर है, टैलेंट है, दम है, विजन है, तब हमने कहा कि ऐसे युवक को मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस की कमान दी जाए जो सारे वर्गों को समेट के बिल्कुल ले चले। तो मैं वो राय देता हूँ कमलनाथ जी को जो जमीनी हकीकत से जुड़ी हुई होती है तो मान लेते हैं, और मैं मेरी कोशिश तो हमेशा यही रहेगी कि जितने भी लोग हैं सबको साथ में लेके चल के इन लोगों को आगे बढ़ाए। हम लोग तो जितनी पारी खेलना थी खेल ली और आगे भी खेलते रहेंगे, खेलेंगे। वर्मा जी, एक सवाल मेरे जहन में था। पिछले दिनों पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी की जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने घेराबंदी करी, उनका पहले बयान आया कि हनी ट्रैप की पेन ड्राइव आज भी उनके पास है, फिर बाद में उनके एक बयान की लगातार आलोचना की गई जिसमें कहा गया कि जो कोरोना का इंडियन वेरिएंट है इसने भारत देश को बदनाम कर दिया। क्या वाकई में कमलनाथ जी की मूल भावना इस बयान के पीछे यही थी या इसके पीछे कोई और तर्क था? आपकी सियासी सूझबूझ क्या कहती है? देखिए जी, मैं भाजपाइयों से बोलता हूँ, लाइए बताइए कमलनाथ जी ने कहाँ कहा आपके पास कोई टेप है, कोई CD है, पेन ड्राइव है कि कमलनाथ जी ने ये कहा? उन्होंने ये कहा था कि उमंग सिंगार का संदर्भ था बिल्कुल कि देखिए, जब माँ उस बच्चे ने जिसने आत्महत्या की उसकी माँ और उसका बेटा स्पष्ट बोल रहे हैं कि उमंग सिंगार की कहीं कोई गलती नहीं है, इस प्रकरण में सुसाइड केस में उमंग सिंगार जी का कोई रोल नहीं है, उसके बाद भी उमंग सिंगार पे केस लगा दिया गया। तब कमलनाथ जी ने कहा था कि देखिए, मैं जब मुख्यमंत्री था तब मेरे पास ओरिजिनल पेन ड्राइव थी, मैं चाहता तो कई चेहरे उजागर कर देता, पर हम इस तरह की पॉलिटिक्स को प्रश्रय नहीं देते, उसको जांच में डलवा दिया। तो अब लोगों ने कहा कि कमलनाथ का ओरिजिनल पेन ड्राइव मेरे पास है, तो अभी दूसरा प्रश्न है आपका जी, इंडियन वेरिएंट जो कोरोना, इंडियन वेरिएंट कोरोना का जी। देखिए, मैं 12 फरवरी 2020 की तरफ आपको ले जाना चाहूँगा। बिल्कुल। हमारे नेता राहुल गांधी ने 2020 की 12 फरवरी को जब लोकसभा का सत्र चल रहा था उस समय नरेंद्र मोदी साहब से आग्रह किया था कि माननीय प्रधानमंत्री जी, ये लोकसभा का सत्र बंद कराइए, कोरोना का संक्रमण बहुत तेजी से भारत के अंदर पैर पसार रहा है, हमारी कोशिश होना चाहिए कि हम कैसे अपने लाखों करोड़ों लोगों का जीवन कोरोना से बचा पाए, मौत के मुंह में न जाने दें। तब नरेंद्र मोदी और सब लोगों ने उनकी हंसी उड़ाई थी। उसके बाद लाखों लोग मर गए सरकार की नेग्लिजेंसी से। कमलनाथ जी ने ये कहा कि हमारा भारत महान है, लेकिन इस समय बदनाम हो रहा है। क्या महेंद्र भाई आप बैठ के या मैं यहाँ बैठ के बोल दूं? हम अपने शहर में अपने प्रदेश में बोल रहे हैं तो क्या बदनाम हो गया? उनका संदर्भ ये था कमलनाथ जी का जी। कि माननीय नरेंद्र मोदी साहब, आप फ्रांस में, जर्मनी में, जापान में, अमेरिका में जहाँ जाते थे 5000 की भीड़ इंडिया से ले जाते थे, मोदी 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 खूब नारे लगवाए आपने। जब विश्व के वो तमाम अखबार और टीवी चैनल, न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट, BBC, तमाम सारे अखबार चैनल ये दिखा रहे हैं कि गंगा जैसी पवित्र नदी में हजारों लाशें बह रही हैं। तब बड़े कई शहरों की शमशान घाट के दृश्य दिखाए, लाशें जल रही हैं 24 घंटे, 8-8, 10-10 घंटे की वेटिंग है। तब इन अखबारों ने वो चीज दिखाई और इन्हीं विदेश के अखबारों ने छापा
सेकंड लेयर को इंडियन वेरिएंट कमलनाथ ने नहीं कहा। उन अखबारों के हमारे पास तो सारे रिकॉर्ड पड़े हैं जी। और जब उन्होंने ये छापा इंडियन वेरिएंट से सावधान रहे, तब सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कई ऐसे देश थे जब इंडियंस को गाड़ी में से उतार दिया गया, तब श्री नरेंद्र मोदी जी मोदी करवाते। उस समय विश्व पटल पे जाके विरोध क्यों नहीं किया इन अखबारों का, इन चैनलों का, कि हमारे देश को क्यों बदनाम कर रहा हो? यूएनओ में क्यों नहीं गए? विश्व पटल पे जाके अपनी आवाज को बुलंद क्यों नहीं किया? ये अखबार जब छाप रहे हैं विश्व के बड़े बड़े अखबार, चैनल ही दिखा रही हैं, इसमें कमलनाथ कहाँ आ गए बीच में? उन्होंने तो आगाह किया मोदी जी को कि जाइए विश्व पटल पे अपने देश की बात करिए ताकि इन लोगों के मुंह बंद किए जाए। लेकिन अब तो जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो वैक्सीनेशन के मामले में भारत को सबसे अग्रणी राष्ट्र मानते हैं। क्या कांग्रेस इससे वाकिफ है? आप इससे संतुष्ट हैं? आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो खुट्टी पिलाई जाती है आरएसएस की, प्रधानमंत्री से लेके नीचे के पद तक बीजेपी के, कि जड़ बोलो, झूठ बोलो, जोर से बोलो। मैं परसों सुन रहा था, तब तक 17.5 करोड़ लोग, आज की संदर्भ ले तो 20 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग गई होगी जी। बड़े जोर शब्दों में नरेंद्र मोदी साहब ने कहा, मुझे गर्व है कि हम विश्व में सबसे आगे हैं वैक्सीन लगाने में। 3 महीने में 17.5 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग गई। वैक्सीन गायब है दूसरे देशों को विश्व गुरु बनने में आपने बांट दी। और जब मेरे देश का 18 परिवार दिल्ली में पूछते हैं, मोदी जी मेरे बच्चे की वैक्सीन विदेश क्यों भेजी, कब आएगी, उन 18 परिवार को लोगों को उठा के जेल में बंद कर दिया जाता है। मेरा ये कहना है कि आप जोर शोर से बोल रहे हो 17.5 करोड़ लोगों को लग गई, लेकिन 3 महीने में जी। आप याद करिए बहन भाई, बिल्कुल 2 दिन के अंदर 23 करोड़ बच्चों को इसी भारत में पल्स पोलियो की दवाई 2 बूंद जिंदगी की 2 दिन में समाज सेवी संस्थाओं ने पिलाई थी। जी जी। उन्होंने कभी प्रोपोगंडा नहीं किया, हमने 23 करोड़ बच्चों को पिला दी। ये चिल्ला रहे 17.5 करोड़, सारे तुम्हारे पास तो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, सरकारें हैं, तब आप ऐसे शब्दों का जाल बुन के मनुष्य को भड़कलाने का काम करते हैं। मतलब आने वाले दिनों में आप इसका भी खुलासा करेंगे, वैक्सीनेशन के जो सही आंकड़े हैं वो कांग्रेस सामने लाएगी, देश के सामने लेकर आएगी? नहीं, ये तो खुद ही नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं ना। 3 महीने में इतने लोगों को वैक्सीन लगी, 17.5 करोड़ में तो 20 करोड़। मेरा कहना है कि इतने प्रोपोगंडा कर रहे हो, 2 दिन में 23 करोड़ बच्चों को 2 बूंद जिंदगी की पिला दी जाती पल्स पोलियो में। अरे उससे सबक लेते। उन्होंने बेचारों ने कभी ये नहीं किया कि हमने 2 दिन में पिला दिया, क्रेडिट नहीं लिया। जी जी। 3 महीने की क्रेडिट ले रहे हैं, वैक्सीन है ही नहीं। चलिए, बड़ी बात है। बहरहाल यहाँ पर जो देश के सामने सच्चाई है वो आना चाहिए, और वैक्सीनेशन के बारे में ये जरूर कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में यदि जनता को, समाज को महफूज रखना है तो प्रॉपर वैक्सीनेशन पर जो है सरकार को ध्यान देना होगा। कुछ ऐसा ही इशारा यहाँ पर कर रहे हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री सज्जन सिंह वर्मा जी। वर्मा जी, बहुत सारा समय ले लिया, जाते जाते बहुत संक्षिप्त में, एक नेता है जो कि आपकी पार्टी के नहीं है लेकिन अक्सर आपके बयानों में जो है वो निशाने पर रहते हैं। हम बात कर रहे हैं बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की। पश्चिम बंगाल में तो करारी हार भारतीय जनता पार्टी को मिल गई, और जैसा कि आप लगातार उन पर बयानों के जरिए निशाना साध रहे थे, वो सत्य भी साबित हुए। अब आप कोई सलाह देंगे कैलाश विजयवर्गीय जी को? नहीं, मैं असल में क्रिया की प्रतिक्रिया होती, मैं आगे बढ़ के कभी नहीं बोलते। बाबू कैलाश का बयान आता है जी, बढ़ चढ़ के, तब मेरे शब्द निकलते हैं। अभी 77 जी बीजेपी के हम जिता के लाए, 3 थे पहले, जरा गिरियावाह में झाँक लो के लाए बाबू। 3 एमएलए थे ओरिजिनल, 7 विधायक बीजेपी के जीते मात्र बंगाल में। बाकी कम्युनिस्ट पार्टी, तृणमूल कांग्रेस से गए हुए लोग वो जीते। बाकी के 70 जो वापस अपने अपने दलों में जा रहे हैं, तोड़फोड़ शुरू हो गई। हाँ, तो ये बड़ी गर्भोक्ति करना, लेकिन झूठ का आडंबर रख के पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और है।
पर आ जाओ लौट के, अपना शहर अपना प्रदेश अच्छा है भाई, यहाँ मिलके काम करेंगे प्रदेश के हित में, इंदौर के हित में, आओ 2 कदम मिलके चले। चलिए आगे बढ़ते हैं। सत्ता जाने के बाद कांग्रेस में ऐसा लग रहा था कि अंधियारा छा गया है, लेकिन जब निगम चुनाव की सुगबुगाहट हुई तो आपने एक डायमंड इंदौर को दे दिया। वो डायमंड जो है कांग्रेस पार्टी में विधायक संजय शुक्ला के रूप में सामने आया है, जिसने कोरोना काल में भी जो है लगातार सेवा करने के लिए मैदान नहीं छोड़ा। क्या आपको लगता है आपका चयन बिल्कुल ठीक था और सही दिशा में जो है संजय शुक्ला आगे बढ़ रहे हैं बतौर महापौर प्रत्याशी आपकी पार्टी के? देखिए, एक समय था जी जब संजय शुक्ला ने कहा था कि भैया मैं नहीं लड़ूंगा चुनाव विधानसभा का। जी। मैं इनके घर के पास में कार्यक्रम था जी। तो तिवारी है हमारा, जी, नाम है उसका, स्कूल चलाते हैं तिवारी जी, अक्षय तिवारी। अक्षय जी। उनकी किसी डेथ हुई थी तो मैं बैठने गया था, तो संजय वहीं मिल गए जी। उन्होंने, संजय क्या, बोले भैया आप गाइड करो। मैंने संजय चुनाव तो लड़ना प्यार है और मैंने ये टिप्स है इस तरीके से करो जी। तो उसने फॉलो किया। उन लोगों ने टिकट दिलाई, जीत के आया, बहुत बढ़िया मार्जिन से जीता। तब जब सुगबुगाहट हुई महापौर चुनाव की, जी। जिस दिन संजय शुक्ला के वहाँ बेटे की शादी थी, कमलनाथ जी आए थे, हम लोग एयरपोर्ट से निकले जी। मैंने कमलनाथ जी के कान में कहा कि अपन मंच पे चल रहे हैं, बेटे की शादी की बधाई देने, वहीं आप संजय को कहना कि तुम महापौर का चुनाव लड़ना, तैयारी करो। क्योंकि मेरा ऑब्जर्वेशन था जी, वो व्यक्ति जेब से पैसा खर्च करता है, दीन दुखियों की मदद करता है और एक अच्छी इमेज है। कमलनाथ जी ने बोला जीत जाएगा, मैंने आप घोषणा कर दी, जिता के लाने की जवाबदारी हम सबकी। और आज उस निर्णय पे, उसी मंच पे कमलनाथ जी ने घोषणा की, आज उस निर्णय पे हम सारे लोग खुश हैं। उस निर्णय पे बिल्कुल 100% खरे सोने के सिक्के की तरह संजय शुक्ला उतरे हैं। उन्होंने जितनी सेवा हो सकती थी इस इंदौर और आसपास की, बहुत ईमानदारी से कोरोना के संक्रमण काल में। मानी वर्मा जी, इंदौर की राजनीति में एक तिकड़ी बहुत चर्चाओं में है। ये तिकड़ी है शहर कांग्रेस के अध्यक्ष विनय बाकलीवाल की और कांग्रेस के विधायक विशाल पटेल और संजय शुक्ला की, और कहा जा रहा है कि इनके गॉडफादर अगर कोई है तो वो सज्जन सिंह वर्मा है। इन बातों में कितनी सच्चाई है? ये सब हमारे परिवार के लोग हैं, संजय शुक्ला, विशाल पटेल, विनय बाकलीवाल। असल में क्या है, ये यूथ जनरेशन है जी। जीतू पटवारी उसी कैटेगरी में है, 2 बार के विधायक हैं। हमने उनको मध्य प्रदेश कांग्रेस का मीडिया प्रभारी बना दिया। उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, बौद्धिक स्तर उस लेवल का है कि वो मीडिया के किसी सवाल का जवाब दे सकते हैं, पीड़ित मानवता के हित के लिए जो किया जा सकता होगा। तो यहाँ हमें इंदौर में और मजबूती देना है, इसलिए बची हुई सीटें भी हमें जीतना है। तो हमने इसमें की 70 सीटें छांटी हैं, बिल्कुल, जैसे 2 नंबर 4 नंबर इंदौर जी, गोपाल भार्गव की सीट, ऐसी 60-70 सीटें चिन्हित की हैं आपने सीटें जी। तो हम वहाँ अपने इन यूथ को लगा रहे हैं, हमने लिस्ट बना ली है जी, इसकी ड्यूटी कहाँ रहेगी। तो ये उसकी परिणति है कि इन तीनों को हमने, मतलब ये तिकड़ी कमाल कर दिखाएगी। चलिए आखिर में जाते रहते वर्मा जी, यदि कांग्रेस आला कमान आपको एक मौका दे और मध्य प्रदेश की राजनीति में भूमिका निभाने के लिए आपके नाम को आगे बढ़ाए, तो आप कौन सा रास्ता तय करेंगे? विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का या संगठन के कप्तान के तौर पर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष का? देखिए, मैं तो अब किसी पद का इच्छुक नहीं हूँ। मैं कोर ग्रुप में हूँ, कमलनाथ जी के निर्णयों में मेरी सहभागिता होती है। कांग्रेस के लिए जो भी हम लोग लेते हैं जी, बैठ के जब मीटिंगें होती हैं, तो कहीं ना कहीं मेरी भूमिका उन निर्णयों में है। और मैं सोचता हूँ कि पर्दे के पीछे हूँ या पर्दे के बाहर हूँ, अपनी भूमिका सार्थक पॉजिटिव रूप में यदि हम लेके चले पद का मोह त्याग के, तो कांग्रेस की ज़्यादा मदद कर पाएंगे। असल में सारी चीज़ें हाईकमान दिल्ली में जी, जो हमारा बैठा है, बिल्कुल, उनके पास गुण दोष के आधार पे हर व्यक्ति की सपोर्ट है। अब मुझे राष्ट्रीय सचिव बनाया था जी जी, बिल्कुल, कई साल मैंने काम किया, तो गुण दोष के आधार पे
समय समय पे निर्णय लेते हैं। बिल्कुल। तो जो भी जवाबदारी है मैं संतुष्ट हूँ। आप तैयार हैं अगर कोई मिलती है जिम्मेदारी तो? हर मोर्चे में तैयार रहते हैं। जी। चलिए, अपने ही अंदाज में राजनीति करते हैं, अनुशासन का पूरा पूरा ख्याल रखते हैं, कड़क हैं, सीधी बात करते हैं और बेबाक बयान देते हैं। कुछ ऐसी ही सियासत की शैली है सज्जन सिंह वर्मा की, जिन्होंने आज कई राजपथ से पर्दा उठा दिया और दिल की बात, अपने मन की बात जो है मध्य प्रदेश की जनता से साझा की है। उम्मीद करते हैं कि कोरोना के संक्रमण काल के बाद ये सियासत की बात आपको जरूर पसंद आई होगी और आगे आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश की राजनीति किस दिशा में बढ़ने वाली है, तमाम संकेत भी आप तक जरूर पहुंचे होंगे। माननीय वर्मा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। आपने बहुत सारा समय जो है एमपी न्यूज के दर्शकों के लिए निकाला। एमपी न्यूज पर लगातार खबरों का काफिला इसी तरह से बदस्तूर रफ्तार पकड़ता रहेगा। आप कहीं मत जाइएगा, लगातार देखते रहिएगा आपका अपना न्यूज चैनल एमपी न्यूज। नमस्कार।